डियर फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड के थर्ड पेपर का पशुपालन सेक्शन, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मुख्य रूप से बेस्ड है पशुओं के आवास तथा उनके संरक्षण के बारे में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर्दियों के मौसम में बाह्य परजीवी की बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स। दूसरे पैरासाइट्स और कौन से होते हैं? दूसरे पैरासाइट्स होते हैं एंडो पैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो पशु शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अंदर कहां पाए जाएंगे? इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, विसरल ऑर्गन्स में हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स कहां होते हैं? जो शरीर की बाहरी सतह पर होते हैं। अब सर्दियों के मौसम के अंदर बात करें तो सर्दियों के मौसम के अंदर बाह्य परजीवियों को हटाने का जो तरीका होता है वो होता है डस्टिंग। ठीक है। अब स्प्रेइंग क्या होती है? स्प्रेइंग भी एक मेथड होता है और जिसके अंतर्गत पशुओं के जो एक्टोपैरासाइट्स है उनको हटाया जाता है, लेकिन इसके अंदर अंदर अन्य प्रकार के इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं। जबकि डस्टिंग के अंदर पशुओं के बाह्य परजीवियों को हटाने के लिए मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में, अब स्प्रेइंग है वो सर्दियों के मौसम में यूज नहीं किया जा सकता, डस्टिंग है वो सर्दियों के मौसम में यूज किया जा सकता है। भेड़ के बाह्य परजीवियों का रोकथाम का तरीका, बाह्य परजीवियों में भेड़ के, अब भेड़ के बाह्य परजीवियों के हटाने का तरीका क्या होता है? पहला शब्द आता है डीवर्मिंग। अभी अपन ने बात की थी, एक होता है एक्टो पैरासाइट्स, एक होता है एंडो पैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स को हटाने का जो तरीका होता है वो डीवर्मिंग कहलाता है। अब बात आती है विनिंग। विनिंग क्या होती है? पशु के जो उसका नवजात है, उसका ऑफ स्प्रिंग है, उसका बछड़ा है, उसको उसकी माता से अलग करना। तो इसका पैरासाइट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मादा के से उसके बछड़े को अलग करना विनिंग कहलाता है। एक होता है डिपिंग। डिपिंग एक तरीका होता है, अभी डिस्कशन करेंगे। एक होता है कलिंग, यानी कि फार्म के अंदर अनप्रोडक्टिव टाइप के जो भी एनिमल है उनको फार्म से हटाना, वो क्या कहलाता है? कलिंग। कलिंग का मतलब फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनप्रोडक्टिव टाइप के जो भी जानवर है उनको हटाना। तो बचता है अपने पास डिपिंग। डिपिंग क्या होता है? डिपिंग के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है एक्टोपैरासाइटिसाइड्स का, और उसके अंतर्गत जो पशु है उसको उसके अंदर डिप किया जाता है, जिससे कि उसके जो हेयर है, बड़े हेयर है, उनके बेस पार्ट तक वो एक्टोपैरासाइट्स काम करे, एक्टोपैरासाइटिसाइडल जो मेडिसिन है वो काम करे और उनके जो बाह्य परजीवी है वो हटाए जा सके। यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा? डिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़े के जन्म के पश्चात नेवल कॉर्ड के उपचार में काम में लिया जाने वाला कीटाणुनाशक कौन सा है? तो कीटाणुनाशक के अंदर बात करें तो उसके अंदर अपने पास आता है आंसर टीचर आयोडीन। कौन सा? 30%। तो बात आती है कि फिनॉल और फिनाइल ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। डिसइंफेक्टेंट यानी कि निर्जीव सतह पर काम में लिए जाने वाले। और फॉर्मेलिन किसके लिए काम आता है? जो ऑर्गन, विसरल ऑर्गन को बॉडी के प्रिजर्व करने के लिए, सैंपलिंग के लिए यदि काम में ले रहे हैं तो वहां फॉर्मेलिन काम आएगा। यानी कि नेवल कॉर्ड के उपचार में कौन काम आता है? टीचर आयोडीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ब्राउजर जानवर कौन सा है? अब ब्राउजर, बात दो प्रकार के जानवर आते हैं मुख्य रूप से, एक आता है ब्राउजर, एक आता है ग्रेजर। ब्राउजर और ग्रेजर, ठीक। ब्राउजर का मतलब क्या होता है? निम्न में से कौन से जानवर है वो ब्राउजर जानवर है? तो इसके अंदर ब्राउजर, ब्राउजर का मतलब अपने पास भी अपन देखते हैं गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये चीजें क्या है? ब्राउजर है, जिनके द्वारा अपन अपने सिलेक्टिव चीजों को सर्च कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है। इसी प्रकार वो जानवर जो अपनी खाने की चीजों को सिलेक्ट कर करके खाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके जो भी आगे आ गया वो खा लेगा, इस प्रकार के जानवर होते हैं मुख्य रूप से बकरी और ऊंट, जो कि अपन देखते हैं जब भी चढ़ने जाएगी कहीं पे भी चारागाह में तो वो हमेशा सिलेक्टिव चीजें खाएगी, नीचे जमीन पे गिरी हुई चीजों को कम खाने का प्रेफर करेगी, और पेड़ पौधे, टहन, जो झाड़ है या छोटी खेजड़ी टाइप के जो भी वृक्ष है उनके ऊपर पत्तियों को सिलेक्ट करके खाएगी। तो वो क्या पशु होते हैं? ब्राउजर होते हैं। जबकि ऐसे पशु जो ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जमीन की सतह पर घास वगैरह लगी हुई है उसको खाने को प्रेफर करे, तो ऐसे पशु क्या कहलाते हैं? ग्रेजर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भेड़ आ जाती है, गाय आ जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं? ग्रेजर। जबकि ब्राउजर में बकरी और ऊंट आते हैं।
यानी कि ऑप्शन के अंदर बी और सी दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी शरीर, गहरा भूरा रंग, गुंबद नुमा सिर, आंखों के ऊपर धंसाव पाया जाना किस ऊंट की विशेषता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक शब्द आ गया, ये आंखों के ऊपर धंसाव। आंखों के ऊपर धंसाव जो होता है उसको कहा जाता है स्टॉप, और स्टॉप मुख्य रूप से किस नस्ल का लक्षण है? वो है बीकानेरी नस्ल। और बीकानेरी नस्ल का ही एक दूसरा मुख्य लक्षण होता है, वो होता है झींपरा। झींपरे का मतलब हो गया आंखों के ऊपर बड़े बड़े बाल पाए जाना, लेसेस पाए जाना, जो कि उसके आंखों का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यानी कि स्टॉप तथा झींपरे दोनों किसका मुख्य रूप से लक्षण है? तो ये बीकानेरी ऊंट का लक्षण है। अब बात आती है जैसलमेरी ऊंट। तो जैसलमेरी ऊंट के बारे में भी कई सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक इसको नाचना जगह है जहां के ऊंट बड़े फेमस होते हैं, नृत्य के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। और बीएसएफ के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? तो वो भी जैसलमेरी ऊंट काम में लिया जाता है। साथ में पोलो, ऊंट का जो पोलो होता है उसके लिए भी काम में लिया जाता है, सफारी के लिए भी काम में लिया जाता है, और दौड़ के लिए भी मुख्य रूप से जो ऊंट की नस्ल काम में ली जाती है वो कौन सी है? जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है। इसके बाद मेवाड़ी मेवाड़ रीजन का है, और मेवाती मेवात रीजन का है। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर क्या आएगा? ये हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप और झीपरा किस ऊंट की नस्ल का मुख्य लक्षण है। ठीक, अब अगला आता है बर्ले मेथड, किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका है? अब देखिए दो तीन चीजें आती है, कौन कौन सी? अपन मेथड, कास्टिंग या रीस्टैंड की बात करें कि पशुओं को रीस्टैंड करने के तरीके, तो उसमें आता है एक तो बर्ले मेथड, एक रेफ्यूज मेथड। ठीक है, बर्ले मेथड का ही दूसरा नाम होता है अल्टरनेटिव मेथड। ठीक, और एक होता है कंट्री मेथड। ठीक, ये तीनों मेथड किसके लिए काम में आते हैं? ये तीनों मेथड है वो गाय वंश के लिए या बड़े रूमिनेंट जानवर है उनके लिए काम में आते हैं। अगला आता है तो गाय के लिए, अब सिंपल सी बात है, बर्ले मेथड हो गया, रेफ्यूज मेथड, अल्टरनेटिव मेथड या कंट्री किसके लिए होगा? गाय के लिए। अब बात आती है घोड़े के लिए, तो घोड़े के लिए सिंगल साइडेड हो गया, डबल साइडेड हो गया, और एक होता है हॉबल्स। ठीक है, वो हॉबल्स के बारे में क्या खास बात होती है? डी के आकार का यदि होता है तो वो हॉबल्स के माध्यम से उनको पशु को रिस्ट्रेंट किया जाता है। भेड़ और कुत्ते के अंदर मजल्स वगैरह है, एलिजाबेथ कॉलर वगैरह है, कई सारे तरीके हैं उनके कारण अपन उनको कर सकते हैं, और भेड़ के कारण लिफ्टिंग के द्वारा इसको अपन रिस्ट्रेंट करते हैं। पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन के बारे में और क्या खास बातें आती है। पहली चीज, पोल्ट्री की सबसे हल्की नस्ल, तो हल्की नस्ल की बात करती है अपने पास पहला आंसर आता है कड़कनाथ। अब कड़कनाथ के बारे में क्या खास बात होती है? इसको कहा जाता है काला मासी, यानी कि इसका पूरा मांस है वो काला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर मिलेनिन का सिंथेसिस ज्यादा होता है। मिलेनिन का सिंथेसिस ज्यादा होने के कारण बॉडी पूरी की पूरी, बॉडी के जो भी विसरल ऑर्गन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? काले होते हैं। इसकी खास बात क्या होती है? इसके मीट में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसके अलावा इसके मीट में एफ्रोडाइस्टिक नेचर, यानी कि एफ्रोडाइस्टिक कहते हैं उत्तेजना के जो लक्षण होते हैं वो कड़कनाथ मीट के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक, उसके अलावा यदि असील, अब बात आती है सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? वो हल्की नस्ल होगी कड़कनाथ। असील, असील के क्या कहा जाता है? लखनऊ का मुर्गा या राजासी चाल, कौन से मुर्गे की मुख्य लक्षण है? तो असील की, और लड़ाई के लिए ये बड़ा फेमस होता है। इसको इंडियन गेम भी कहा जाता है क्योंकि ये गेम के अंदर भी यूज होता है। ठीक, व्हाइट लेगॉन के बारे में क्या खास बात है? सबसे अच्छी लेयर। ठीक है,
और सबसे अच्छी यदि ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर कौन सी होती है, वो होती है कॉर्निश। अब लेयर और ब्रॉयलर में क्या फर्क होता है, लेयर का मतलब अंडे देने वाली, ब्रॉयलर का मतलब मांस बढ़ाने में काम आने वाली नस्ल। आर आई रोडे आइसलैंड रेड यानी कि कहाँ की नस्ल है, अमेरिकन। कहाँ की नस्ल है ये, अमेरिकन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हॉर्न कैंसर का, हॉर्न कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, किसमें मिलता है, बुलक में। क्यों मिलता है, क्योंकि हॉर्न कैंसर क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। अपन जब भी देखते हैं, अब सिंपल सी बात है, कैंसर होता क्या है, कैंसर होता है सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने के कारण कोशिकाओं का ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होगा। और एक अपन देखते हैं कोशिकाओं का गुण होता है सेल इम्बाइबिशन। दो सेल आपस में, तीन सेल, चार सेल आपस में जब भी पास रहेगी तो वो एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे अपन देखते हैं ज्वाइंट फैमिली के अंदर परिवार के सदस्य एक दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं, कोई ज्यादा इधर उधर भटक रहा है तो उसको लाइन पे ले आते हैं। इसी प्रकार से कोशिकाएं एक दूसरे के पास में जो रहती है वो ज्यादा किसी को ग्रोथ नहीं होने देती, उसको बोलते हैं सेल इम्बाइबिशन या सेल इनिबिशन, सॉरी, सेल इनिबिशन। ठीक है, यानी इनिबिशन का मतलब है दूसरी सेल की ग्रोथ को रोकना। लेकिन कैंसर में क्या होता है, सेल इनिबिशन का गुण नहीं होता, जिसके कारण अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण वहां का आकार बढ़ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कि गांठ बन जाती है। और अपन देखते हैं कि हॉर्न कैंसर यानी कि सींग के अंदर जब उसके बेस के अंदर गांठ बढ़ जाती है तो सींग का ऊपर का पार्ट है वो धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाता है। जो सींग ऊपर की ओर जाता है वो धीरे धीरे मुड़ता हुआ जमीन की तरफ मुड़ जाता है, और उसको अपन हॉर्न कैंसर कहते हैं। बात आती है कि ये बुलक में क्यों होता है, बुलक मतलब कास्ट्रेटेड टाइप का, यानी कि वो प्रोडक्शन के लिए काम, यानी कि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये कारण आता है कि बुलक के अंदर हॉर्न कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है। सींग रोधन का उपयुक्त समय क्या होता है, सींग रोधन यानी कि इंग्लिश में यदि ये पूछ ले डी बडिंग की आयु क्या होती है, तो डी बडिंग की आयु होती है 1 से 10 दिन। बिल्कुल सही है, 1 से 10 दिन होती है। लेकिन कई जगह 1 से 10 दिन होती है, लेकिन कई जगह इसको 3 से 10 दिन भी लिखा है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो डी बडिंग। एक होती है डबिंग जो मुर्गियों के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो सींग रोदन का समय होता है 1 से 10 दिन की उम्र में। बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस, खीस का मतलब होता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का मतलब हो गया कि मादा के शरीर से निकलने वाला शुरुआती दूध, शुरुआती जो दूध है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, पेसिव इम्यूनिटी यानी बड़ी बनाई इम्यूनिटी। बड़ी 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 बनाई इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि उस बछड़े को माता से बड़ी बनाई इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये हमेशा याद रखना, जहां पे भी कोलेस्ट्रम आएगा वहां 10% आएगा। रट लेना, याद रखना, हमेशा काम आएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10%। अब देना कब है, तो ऑप्शन में 10% 3 दिन का है, याद रख लेना 3 दिन। सिंपल सी बात है, 10% बहुत सामान्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। इवन वेटनरी ऑफिसर से लेकर एलएसए में, बीएसएफ, एसएसबी, जितने भी वेटनरी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सब में आता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डेयरी गाय का दुग्ध काल तथा प्रसव अंतराल क्रमशः कितना होता है। अब काम की बात, दुग्ध काल यानी मिल्किंग पीरियड मतलब पशु कितने दिन दूध देता है। प्रसव अंतराल यानी कि प्रसव अंतराल मतलब दो प्रसव के बीच का समय, गैप, जिस दौरान पशु ब्याता है, कितने टाइम बाद में उसकी ब्यात आती है, अगली बार कब ब्याएगा। तो सिंपल बात है, दुग्ध काल अपन सीधा याद रख लो 305 दिन। ठीक है, लैक्टेशन लेंथ अपन मानते हैं लगभग 305 दिन। 305 दिन का मतलब हो गया 10 महीने, यानी कि दुग्ध काल कितना हो गया, दुग्ध काल हो गया 10 महीने। अब अपन एक ये भी पढ़ते हैं, ड्राई पीरियड कितना होता है। ड्राई पीरियड होता है लगभग 60 दिन का, कई जगह 60 से 65, या फिर इसको 300 लेंगे तो इधर 60 ले लेंगे, 65 ले लेंगे, इधर 305 लेंगे तो इधर 60। कुल मिला के 365 दिन में
ड्राई पीरियड और मिल्किंग पीरियड दोनों आ जाते हैं, यानी कि 1 साल। अब 1 साल का मतलब हो गया कि इस दौरान ये पशु उसका अगला ब्यात आ जाएगी। एक और चीज आती है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड क्या होता है? सर्विस पीरियड वो होता है ब्याने के बाद पशु को कितने टाइम बाद में अगली उसकी नेचुरल मैटिंग, यानी कि उसका हीट के आने पर उसको अगली बार अपन मैटिंग करवाएंगे, उसको मैटिंग के लिए लेके जाएंगे, भले एआई करवाएंगे। तो वो लगभग इसका होता है 85 दिन, 85 डेज। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो सारा क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दुग्ध काल 10 माह का। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूडिंग के बारे में असत्य कथन, यानी कि एक कथन होगा वो असत्य होगा, बाकी 3 कथन है वो सत्य है। अब ब्रूडिंग के बारे में, या फिर यूं कह दो एक ब्रूडिंग यूनिट के बारे में। ब्रूडिंग यूनिट, चलो बात करते हैं। 6 से 8 सप्ताह की आयु तक चूजों की देखभाल एवं प्रबंधन करना ब्रूडिंग कहलाता है। बिल्कुल सही है। प्रबंधन और एक्स्ट्रा हीट देना, अतिरिक्त ऊष्मा, एक ये भी शब्द आता है अतिरिक्त ऊष्मा। एक ब्रूडिंग इकाई, ब्रूडिंग यूनिट में 250 चूजे, 4 60 वॉट के बल्ब जो फर्श से 6 इंच की ऊंचाई पर लगे हो, तथा एक ब्रूडर गार्ड जिसकी त्रिज्या 5 फुट हो। हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली बात, 1 नंबर पॉइंट क्या है? 250 चूजे, 4 60 वॉट के बल्ब, यहां लिख देता 3 60 वॉट के बल्ब, तो ये गलत हो जाता। फर्श के 6 की जगह यदि 8 इंच लिख देता तो भी गलत होता। ब्रूडर गार्ड की त्रिज्या 5 फीट, बिल्कुल सही है। 5 फीट की जगह यदि 6 फीट लिखता तो भी ये कथन असत्य, यानी कि इस एक कथन के अंदर 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन है कम से कम, यानी कि 5 चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। 250 चूजों के लिए 3 वाटर पर्याप्त है। ये यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे कितने वाटर चाहिए? 4, और 250 चूजों के लिए 3 फीडर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, फीडर 3 ही चाहिए और वाटर कितने चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 250 चूजों के लिए 4 वाटर पर्याप्त है, ये असत्य कथन होता है। गाभिन गाय के लिए खुली आवास प्रणाली में आच्छादित, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्या कह रहा है कि खुली आवास प्रणाली में आच्छादित, यानी कि कवर्ड एरिया कितना होता है, ये ध्यान रखना। कवर्ड एरिया पूछा है ना, कि खुली आवास प्रणाली में खुला एरिया। ठीक, अब खुली आवास में आच्छादित क्षेत्र कितना होता है? कवर्ड है, सिंपल सी बात है, कवर्ड है तो कम होगा, और खुला होता तो ज्यादा होता। तो कम कौन सा होता है? 120 वाला। 120, 100 से 120 वाला है वो क्या है? कवर्ड एरिया। और यदि 80 से 200 होता है, इसकी जगह यदि आच्छादित की जगह अनआच्छादित क्षेत्र पूछता तो आंसर क्या जाता है? 180 से 200 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस के लिए गाय भैंस के लिए लूज हाउसिंग सिस्टम में कितने वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है? खुले क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होती है? 80 से 100 वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखने वाली टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा है, याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं होता। अगला, गाय के आवास में फर्श की ढलान होनी चाहिए। अब फर्श की ढलान क्या होती है? 10 फीट पर 1 इंच, तो 10 फीट पर 1 इंच, सिंपल सी बात। बंद आवास में दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के स्वास्थ्य के लिए यानी कि जहां बीमारी कम हो, डिजीज कम हो, तो डिजीज कम कहां होगी? जहां मुंह से मुंह होंगे वहां कम होगी, या टैल से टैल? जहां टैल से टैल होंगे तो टैल से टैल में सबसे अच्छी प्रणाली, यदि फेस टू फेस है तो फेस टू फेस फार्म के हिसाब से अच्छी होती है, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है, पशुओं को चारा डालना आसान होता है, सब चीजें आसान होती है। लेकिन टैल से टैल है वो स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी प्रणाली है। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? दूसरा स्थापित किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ? जॉबनेर के अंदर। तो पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला
बीकानेर में, दूसरा जोबनेर में। और एक ये भी है कि जो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का वर्तमान में क्या नाम प्रस्तावित किया गया है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम के ऊपर इसका नाम रखना प्रस्तावित किया गया है। कामधेनु डेयरी योजना, अब देखो कामधेनु डेयरी योजना कब शुरू की गई। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाला बनता है कि कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई थी 2023 में, लेकिन कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई थी 18-19 के अंदर। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में सत्य कथन, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना अभी की लेटेस्ट लॉन्चिंग वाली योजना है और अपने पशुपालन विभाग की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये योजना कब शुरू की गई, 2023 में, अभी मतलब इसी गवर्नमेंट की योजना है, तो ये शुरू की गई थी 2024 में। अब इन दोनों को देख के कंफ्यूजन सिंपल सा ये है कि होगा तो इन दो में से आंसर, ठीक है। तो ये दो तो सत्य होने का सवाल ही नहीं बनता, या तो 23 वाला होगा या 24 वाला होगा, तो इन पे ही है, तो अभी का है 2024 का, तो आंसर तो हो गया। अब बात करें मंगला पशु बीमा योजना के बारे में, पशुओं के स्वास्थ्य के निःशुल्क उपचार हेतु नहीं की गई थी, निःशुल्क उपचार हेतु नहीं, ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए जो इनका बीमा का जब मृत्यु हो जाती है तो उससे बीमा क्लेम किया जाए, जिससे कि पशुपालक नए पशु की खरीदारी कर सके, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। योजना में 10 लाख पशुओं का बीमा करना लक्ष्य रखा गया था, ये भी गलत बात है। योजना के अंतर्गत टोटल 21 लाख पशुओं का बीमा करना प्रस्तावित किया गया। अब 21 लाख कैसे किया गया, 5 यानी कि 20 लाख प्लस 1 लाख, कैसे, 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी, टोटल हो गया 20 लाख, और 1 लाख ऊंटों का बीमा करना लक्ष्य रखा गया। किसमें, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में। उष्ट संरक्षण योजना में वर्तमान में देय प्रोत्साहन राशि, अपन यदि आज की बात करें तो आज के समय में उष्ट संरक्षण योजना के लिए देय प्रोत्साहन राशि कितना है, 20,000। अभी अपन बात करें 2023 की, तो 2023 के अंतर्गत उष्ट संरक्षण योजना के लिए देय प्रोत्साहन राशि कितनी थी, 10,000 रुपए थी, लेकिन अभी हाल ही में 2024 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20,000 रुपए। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, RLDB कहाँ स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। फ्लशिंग राशन दिया जाता है। अब फ्लशिंग राशन मैंने बताया भी था कि फ्लश मतलब अपन फ्लश का यूज करते हैं, कहीं से भी किसी भी चीज को निकालने के लिए, फ्लश आउट, ठीक है। तो फ्लश आउट करने के लिए यानी निकालने के लिए, तो फ्लशिंग राशन के लिए प्रजनन मौसम से पहले दिया जाता है, जिससे कि ओवेरी से ज्यादा अंडे या एग निकले, ओवेरी से ज्यादा एग निकले, उसके लिए जो राशन दिया जाता है उसको फ्लशिंग राशन कहा जाता है। और यदि जब गर्भावस्था के समय अलग से उसको राशन दिया जाए तो उसको कहा जाता है स्टमिंग अप, उस राशन को क्या कहा जाता है, स्टमिंग अप कहा जाता है। ऊंट के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, रुमन होता है, रेटिकुलम ओमेजम अनुपस्थित होता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट्स कहा जाता है ऊंट को। अगला, दो कुंभड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम याद रखने के लिए बताया था। डी में क्या होता है, एक कुबड़, बी में क्या होता है, 2 कुबड़, तो बी वाला 2 कुबड़ वाला, तो यानी कि बी वाला कौन है, कैमेलस बैक्टीरियंस, यानी कि ये कैमेलस बैक्टीरियंस 2 कुबड़ वाला है। अब ये ध्यान रखना, डी और बी दोनों में कैपिटल की अपन बात करें, स्मॉल की बात नहीं कर रहे। चलो नेक्स्ट, ठीक, स्टैंडर्ड मिल्क में एसएनएफ तथा फैट की मात्रा का क्रमशः कितनी होती है। एसएनएफ क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट, और दूसरा कंटेंट होता है फैट, ठीक है। तो एसएनएफ और फैट के आधार पे मिल्क अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड मिल्क की अपन बात करें तो स्टैंडर्ड मिल्क के अंदर जो फैट परसेंटेज अपने को याद रखना होता है 4.5% होता है, तो 4.5% वाला
कौन सा है, अपने पास एक ही है, तो SNF हो गया कितना 8.5। अब बात आती है इसके अलावा यदि स्किम मिल्क के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे कम फैट होता है, कितना होता है 0.5, और उसमें SNF होता है वो इंपॉर्टेंट होता है 8.7। तो ये स्किम मिल्क का मतलब हुआ क्रीम निकाला हुआ दूध, ठीक है। उसके अलावा टोंड, डबल टोंड, वो अलग अलग टाइप की मिल्क है, वो अपन ने डिस्कशन कर रखे हैं। डबल टोंड और टोंड में क्या होता है, डबल टोंड मतलब ज्यादा पानी मिलाया हुआ, ठीक है। डबल टोंड का मतलब हो गया 1.5, ठीक। तो SNF 9, यदि 3 का आ गया तो इसका मतलब SNF 8.5। ये हो गया टोंड, ये हो गया डबल टोंड, ठीक है। हो गए क्लियर आज के क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू।